थर्ड ईयर वाले, आपके यहाँ भी ये क्वेश्चन आएगा 2 नंबर में, कंज्यूमर सरप्लस, उपभोक्ता की बचत। वो ये पूछ लेंगे कि मार्शल का उपभोक्ता बचत क्या है। ठीक है, तो ये 2 नंबर में आपके यहाँ भी और आपके यहाँ भी 2 नंबर पूछा जाएगा। तो कंज्यूमर उपभोक्ता की बचत एक कॉन्सेप्ट आप लोग समझ लो। आप बाज़ार जाते हो, कोई जाता बाज़ार? जाते हो? चलो, बाज़ार जाते हो, सोच के ये जाते कि हम इतने पैसे में ये खरीद लेंगे, ये खरीद लेंगे, ये खरीद लेंगे, है ना? कि सोच के जाते हैं। हम सारी बातें छोड़ देते, केवल एक वस्तु की बात करते हैं। तो हम यहाँ से सोच के जाते हैं कि हमें ये वस्तु इतनी कीमत में मिलेगी, सोचते हैं ना? मन नहीं लग रहा है क्या? या एग्जाम्पल ठीक नहीं है? जाते हैं मार्केट तो ये सोच के जाते कि हमें इतनी कीमत में लगभग मिल जाएगी, उसी हिसाब से पैसे लेके जाते, करते हैं ना? फिर जब हम मार्केट गए तो पता चला जितना हमने सोचा था उससे थोड़ी सी सस्ती मिल गई। होता है, सस्ती मिल गई तो कुछ हमारे पास पैसा बच गया ना। यही जो बच गया इसी को ही हम उपभोक्ता की बचत कहते हैं, है ना? अब इसको हम ऐसे करते हैं, मान लो हमें ये पता था कि हमें सेब लेना है और हमने ये सोचा था कि 100 रुपये किलो होगा। हम 100 लेके गए, ठीक है? 100 लेके गए और जब बाज़ार में पहुँचे तो बाज़ार में पता चला कि वो 80 रुपये में है, 80 रुपये प्रति किलो है। तो अब हमारे पास कुछ बच गया, कितना बच गया? 20 रुपये, यानी हम इसको क्या लिखेंगे? 100 माइनस 80 बराबर 20 रुपये। ये जो 20 रुपया है यही उपभोक्ता की बचत है। समझ में तो आ गया होगा। अब इसमें एक बात और समझाते हैं। ऐसा भी हो सकता है हम 100 रुपया लेकर गए थे, सोच कर चले थे 100 रुपये, और वहाँ 100 रुपया ही हमें मिल गए। कितनी बचत हुई? 0 बचत हुई, है ना? उपभोक्ता की बचत 0, यानी कोई बचत नहीं। ऐसी भी स्थिति आ सकती है कि हम यहाँ से सोच कर गए थे लेकिन बाज़ार में 110 में था। क्या 110 में? तो 110 में अगर होगा तो क्या हम खरीद पाएंगे? नहीं खरीद पाएंगे। अगर हम नहीं खरीद पा रहे हैं इसका मतलब है कि ये कॉन्सेप्ट होगा ही, यानी ये कॉन्सेप्ट हम कर ही नहीं सकते, ये लागू ही नहीं होगा। इसका मतलब ये हुआ कि उपभोक्ता की बचत ऋणात्मक नहीं हो सकती है। ऋणात्मक तो समझते हैं, यानी घाटे में सौदा हो सकता है लेकिन उपभोक्ता की बचत नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? रीज़न भी समझ में आ गया। क्योंकि अगर 100 रुपया हम लेके जा रहे हैं तो 110 में कैसे खरीद लेंगे? नहीं खरीद पाएंगे ना। और जब नहीं खरीद पाएंगे यानी उपभोक्ता की बचत ये संभव नहीं है, ऋणात्मक नहीं हो सकती है। उपभोक्ता की बचत ऋणात्मक नहीं हो सकती है। याद कर लो, याद रख लो, रट लो, क्योंकि ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। क्या उपभोक्ता की बचत ऋणात्मक हो सकती है? समझाइए। मतलब वो केवल 2 नंबर में एक लाइन का नहीं पूछेगा, समझाइए। अगर समझाइए लिख दिया तो आपको ये दिखाना पड़ेगा, तीनों जो हमने बोला वो लिखना पड़ेगा, ठीक है ना? समझ में आ गया? तो उपभोक्ता की बचत क्या है पहले ये समझ लो। पहले हमने ये समझ लिया उपभोक्ता की बचत क्या है। दूसरा क्या है? 0 भी हो सकती है, धनात्मक तो हो ही रही है, 0 भी हो सकती है लेकिन ऋणात्मक नहीं हो सकती है।
अब हम चलते हैं जो आपको किताब कह रहा है उसका सूत्र पे। तो उपभोक्ता की बचत क्या है? उपभोक्ता की बचत है कि वास्तव में जो उपभोक्ता देना चाहता है, उपभोक्ता जो देना चाहता है और वास्तव में जो देता है, उपभोक्ता की बचत सूत्र, उपभोक्ता की बचत। हम इसको क्या लिखेंगे? उपभोक्ता जो देना चाहता है, उपभोक्ता जो देना चाहता है ऋण, वास्तव में जो देता है, वास्तव में जो देता है, जो देना चाहता था। उपभोक्ता तो 100 रुपया पूरा देना चाहता था ना, लेकिन दिया कितना? कितना दिया? 80 रुपया ही दिया, है ना। वास्तव में उसने 80 रुपये ही दिया। देना तो चाहता था 100 रुपये, लेकिन वास्तव में 80 रुपया ही दिया। तो उपभोक्ता जो देना चाहता था माइनस उपभोक्ता ने जो वास्तव में दिया, उन दोनों का अंतर ही उपभोक्ता की बचत है। तो उसी को हम जो पहले लिखे थे 100 माइनस 80 बराबर कितना हो गया? 20। यही 20 जो है उपभोक्ता की बचत हो गई। अब हम उस 20 को चाहे इधर लिख लें चाहे उधर लिख लें, उपभोक्ता की बचत। ठीक है, ये समझ में आया? फर्स्ट ईयर एंड थर्ड ईयर। ठीक, अब हम एक और इसको लेते हैं उपयोगिता के रूप में। उपयोगिता क्या? उपयोगिता का रूप यह है कि देखो, जो हम वस्तु खरीदते हैं उसमें निहित उपयोगिता के कारण खरीदते हैं कि जो मर्जी में आए खरीद लिए, ऐसा होता है। ये बैग फर्जी खरीद लिया था, काम करता था, उसमें कुछ उपयोगिता थी, वो हमारे लिए यूजेबल था, तब हमने खरीद लिया। अगर यूजलेस होता तो हम उसको क्यों खरीदते? कोई ख़राब चीज़ तो हम नहीं खरीदते ना, उसमें गुण होगा, तो उसमें जो वो गुण होता है वो उसकी क्या होती है? कुल उपयोगिता होती है। क्या बोलते हैं उसको? कुल उपयोगिता। उसमें जो गुण होता है क्या होती है? वो कुल उपयोगिता होती है। कुल उपयोगिता। और हम देते कितना है? हम देते हैं जो उपयोगिता हमें मिलती है ना, जो हमें उसमें लगता है कि इतनी उपयोगिता हमें मिलेगी। अर्थात एक तरह से हम उपयोगिता को छोड़ते हैं, त्यागते हैं, है ना। पैसों के रूप में या जो भी धन के रूप में हम अपनी उपयोगिता छोड़ते हैं, त्यागते हैं, है ना। तो कुल उपयोगिता माइनस त्यागी गई उपयोगिता, त्यागी गई उपयोगिता। यही जो अंतर है, यही हमारी क्या कहलाती है? उपभोक्ता की बचत। ठीक है, समझ में आया? दोनों रूपों में। ठीक है, नहीं समझ में आया? कुल उपयोगिता जो उस वस्तु में है जिसके कारण हम खरीद रहे हैं, और त्याग रहे हैं हम कुछ उपयोगिता, त्याग रहे हैं तभी तो मिलेगी, किसी न किसी रूप में हम त्याग रहे हैं। तो जो हम उसको पाने के लिए कुछ उपयोगिता त्याग्य हैं, तो त्यागी वाली को घटाएंगे तभी तो हमें बचत प्राप्त होगी। उसमें अगर बचत ना हो तो हम खरीदेंगे क्या? अगर खराब वस्तु होती हम खरीद लेते क्या? नहीं खरीदते ना। हम हमारे पास इतना पैसा तो फालतू नहीं है ना कि चलो 20 रुपये ले जाओ तुम, है ना। कोई ख़राब सेब हो, आप देख जाओ तो खरीदोगे? खरीदोगे? कोई खरीदेगा? नहीं खरीदेगा। तो जो अच्छाई है उसमें, जो कुछ उसमें गुण है, उस गुण के कारण आप खरीद रहे हैं, तो कुछ वो जो गुण है आपको एक्स्ट्रा मिलेगा तभी आप कुछ छोड़ेंगे। तो जो कुछ हमें एक्स्ट्रा मिला है वो हमें किसके रूप में मिला? उपभोक्ता की बचत के। ठीक है, अब चलो एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो बाजार कीमत। अच्छा, एक बात और यहाँ पे समझा दें, दो बातें हैं। एक तो सामान्य कीमत होती है, एक बाजार कीमत होती है। जो सामान्य कीमत होती है
वो हर किसी को पता होता है। जैसे हमने ये सोचा था 100 रुपये में होगा लगभग, वो सामान्य कीमत है। और बाज़ार कीमत वो है जो उस समय पे हम लेन देन करते हैं, जिस कीमत पर वो वस्तु हमें मिलती है। जैसे ये जो हमने 100 रुपये माना था वो हमारी सामान्य कीमत है, और जो 80 रुपया है वो बाज़ार कीमत है। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि ये जो है कुल उपयोगिता है। कुल उपयोगिता मतलब जिस दाम पर हम वस्तु को खरीदना चाह रहे हैं, जो उस वस्तु में कुल है। और यहाँ पे हम चाहे उसको त्यागी गई उपयोगिता कह लें, चाहे बाजार कीमत कह लें, त्यागी गई उपयोगिता या बाजार कीमत। बाजार कीमत मान लो पहली जो वस्तु है उसको हमने 150 में खरीदने की चाह रहे थे, 150 में हम खरीदना चाह रहे थे, लेकिन बाजार कीमत कितनी हुई? जब हम बाजार गए तो पता चला कितनी, ये बचत हमारी उपभोक्ता की बचत। जब हम बाजार गए तो पता चला 85 रुपये में वस्तु मिल जाएगी, उपभोक्ता की बचत कितनी हो गई? 100। समझ में आ रही है? उसी की एक सारणी बना रहे हैं। और फिर जब बाजार गया दूसरी की, उसको दूसरे स्टेप में लेते हैं, तो बाजार कीमत तो बदल नहीं सकती। बाजार कीमत वही थी तो कितने हो गया? कितने की बचत? 50 की बचत हुई। फिर आगे गया तो कितने की? 50 ही मान लो, चलो 80 कर लो, 80। फिर वही थी 50, तो कितने की हो गई? 30 बचत हो गई। 70। फिर सेम थी तो कितने हो गई? 20 की बचत हो गई। फिर 60, कीमत 50 ही थी, 10 की बचत हुई। और अब 50, कीमत 50, और ये बचत हमारी 0। ऋणात्मक हो नहीं सकती कि हो सकती है? नहीं हो सकती ना। तो ये जो है बाजार कीमत हमारी सेम रहेगी। अब इसी ये समझ में आया कि नहीं? वही बात जो अभी पहले मैं समझाया था, उसी के लिए मैंने कई स्टेप ले लिए। ये मान लो कि हमने कई उदाहरण ले लिए, ठीक है, कई उदाहरण ले लिए, तो उसमें हमें ये थोड़ा सा उपभोक्ता की बचत का एक क्रम मिल गया, है ना। उसको अब हम अगर एक रेखा चित्र के माध्यम से समझाएं तो इधर हमारी क्या होगी? कुल उपयोगिता, कुल उपयोगिता और बाजार कीमत। और यहाँ पे हम लिख रहे हैं कि त्यागी गई उपयोगिता या रुपए बाजार कीमत। और बाजार कीमत जो है वो इतनी है, आपकी 50 रुपये है। 50 यहाँ पे लगभग मान लो 50 रुपये तो आपकी बाजार कीमत है ना। इससे नीचे आपको कुछ लेना नहीं है, इससे 50 रुपये से नीचे आपको कोई वस्तु नहीं मिलेगी, ठीक है। बाजार इससे नीचे अगर लोगे तो आपको नुकसान होगा, ठीक है। तो बाजार कीमत तो सेम है, उसमें तो कोई चेंज होगा ही नहीं, चाहे जितनी वस्तुएं खरीदो चाहे जितना करो। तो पहले पे कितना खरीदा? 150। जब पहले वस्तु खरीदा तो उसने कितने का? 150 मान लेते हैं, यहाँ पे था। हम इसको बहुत डिटेल में नहीं जा रहे हैं, हम ये समझ के पढ़ा रहे हैं कि आप लोगों को ये सब आता है। ये जो मैप बनाना सबको आता है, हम ऐसा मान के चलते हैं। तो 150, इससे उपभोक्ता की बचत कितनी होगी? 50 निकल गया। उपभोक्ता की बचत कितनी हो गई? 100 की हुई। फिर ये कितना है? 100 रुपये में खरीदा, कितनी? 2 वस्तुएं। दूसरी वस्तु इसको त्यागी गई नहीं, इसको वस्तुएं लिखो, ठीक है। जो हम वस्तुएं खरीद रहे हैं, इधर एक क्रम बना लो 1 2 3 का। ये वस्तुएं, ये आपकी वस्तुएं। फिर
100 खरीदा, बचत कितने की हो गई आपकी? 50 की। फिर तीसरी 80, तो 80 को थोड़ा यहाँ कर दो। फिर 70, फिर 60 और फिर 50, यही है। ठीक है, तो आप यहाँ पर ये देखो कि बचत हमारी ये पूरी की पूरी जो है वो बचत हो रही है। ये सारा का सारा क्या है? बचत है। और ये क्या है? ये तो है बाजार कीमत। बाजार कीमत आपकी 50 रुपये है, 50 रुपये है। ठीक है, यहाँ ये आपकी 100 रुपये कीमत है, लेकिन बाकी का जो है वो क्या है? आपकी बचत है। ठीक है, यही जो है उपभोक्ता की बचत है। आपको पेपर में यही लिखना है, मान्यताएं एक साथ में लगानी है। अगर लॉन्ग में आता है तो, शॉर्ट में आता है तो आप यहाँ तक में ही पूरा कर सकते हैं, यानी सूत्र लिख दीजिए, काम खत्म हो गया। अगर लॉन्ग में आता है तो ये लिखो, ये लिखो, ये तो लिखा ही जाएगा, प्लस मान्यताएं भी लिखो। मान्यताओं का मतलब है कि हम कुछ बातें ऐसी मान लेते हैं जिनमें बदलाव नहीं होता है। जैसे बाज़ार कीमत हमारी बदल नहीं रही है। अगर हम ये मान लें बाज़ार कीमत बदलेगी तो हम कहाँ कुछ कर ही नहीं पाएंगे, है ना? नहीं होगा, हमारा सिद्धांत ही लागू नहीं होगा। बाज़ार अगर 50 के बजाय यहाँ पे 40 हो गई तो उपभोक्ता की बचत में हमारे परिवर्तन हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो फिर यहाँ से इसमें अंतर नहीं होगा, जबकि मान्यता हमारी क्या है? उपयोगिता ह्रास नियम पर लागू होता है। उपयोगिता ह्रास नियम भी हमने पढ़ा है। उपयोगिता ह्रास नियम का मतलब है कि जैसे जैसे हम किसी वस्तु का यूज़ करते हैं उससे मिलने वाली उपयोगिता हमें घटते क्रम में मिलती है। ठीक है, तो चलो अब इसके बाद